जबकि महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम और मुगलों के खिलाफ उनका निरंतर संघर्ष सर्वविदित है, लेकिन उनसे पहले एक और राजपूत छत्रानी थी जो मुगलों की बड़ी और शक्तिशाली सेना के खिलाफ अपने राज्य के लिए लड़ते हुए स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। वह थी गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती। जब भी हम वर्तमान भारत के इतिहास को आकार देने में महिलाओं की भूमिका या योगदान के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिमाग केवल कुछ नामों पर ही घूमता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम जानते हैं कि उस समय महिलाओं ने भारत को ब्रिटिश राज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए निडर होकर और पूरे दिल से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी गाइदिनलिऊ, बेगम हजरत महल और रानी जिंदल की कहानियां आज भी कई लोकगीतों में जीवित हैं, लेकिन भारत की महान महिलाओं की गाथाएं यहीं समाप्त नहीं होती हैं। भारत के आधुनिक इतिहास की तरह मध्यकालीन भारत में भी कई महिलाएं थीं जिनकी कहानियां अभी भी बताई जानी बाकी है। मध्ययुगीन भारत की महिलाओं ने विशाल साम्राज्य पर शासन किया और मोहम्मद गौरी जैसे तुर्की आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनका प्राथमिक उद्देश्य भारत की विशाल संपत्ति को लूटना रहा था। नायकी देवी जैसी महिला योद्धाओं की कहानियां जिन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना को कुचल दिया था, या गढ़वाल साम्राज्य की रानी कर्णावती जिन्होंने शाहजहां की सेना को हराया, इसके कुछ महान उदाहरण हैं। इन्हीं कहानियों में से एक नाम उन छत्रानी का है जिन्हें रानी दुर्गावती, जो कि गोंडा की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। गोंडा आज के पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कलिंजर किले में हुआ था। उनके पिता का नाम कीरत राय था। दुर्भाग्य से उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया। बाद में 18 साल की उम्र में उनका विवाह गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह से हो गया। इस दौरान चंदेलों की शक्ति गंभीर हो गई और इसके कारण एक राजपूत महिला और एक गोंड राजा के बीच विवाह के आक्रमणकारियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा संगठित करने की कूटनीति का एक हिस्सा माना जाता है। वर्ष 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बाद में एक भयंकर सैन्य नेता बन गया। जब वीर नारायण यानी दुर्गावती के पुत्र केवल 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता दलपत शाह की मृत्यु हो गई और गढ़ मंडला का राज्य राजा विहीन हो गया तथा आक्रमणकारियों से असुरक्षित हो गया। इस समय रानी दुर्गावती, जिन्हें तलवारबाजी, युद्ध कला, घुड़सवार, सेना आदि के क्षेत्र में अपार ज्ञान था, गोंड साम्राज्य के सिंहासन पर बैठी। रणनीतिक उद्देश्य के लिए रानी दुर्गावती ने तुरंत अपने राज्य की राजधानी को सिंगौरगढ़ किले के चौरगढ़, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित था, वहां स्थानांतरित कर दिया। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने वर्ष 1556 में रानी दुर्गावती पर हमला किया था, जब उत्तरी भारत में पानीपत की दूसरी लड़ाई देखी गई थी। लेकिन बहादुर रानी ने सुल्तान की महत्वाकांक्षाओं को बेरहमी से कुचल दिया। ऐसा माना जाता है कि रानी दुर्गावती की सेना ने बाज बहादुर की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। ऐसा माना जाता है कि रानी दुर्गावती के पास 20,000 की घुड़सवार सेना और लगभग 100 युद्ध हाथी थे। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद मुगल दिल्ली और उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित करने में सक्षम हो गए। इसके तुरंत बाद मुगलों ने अपने राजा अकबर के नेतृत्व में अपने पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, जो उनकी विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। इसके फलस्वरूप मुगल 1562 ईस्वी में बाज बहादुर को पराजित करने में सफल रहे और अब गोंड राज्य उनका अगला लक्ष्य था। 1564 ईस्वी में आसफ खान ने गोंड राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती अपने गोंड लोगों को मुगलों से युद्ध के लिए प्रेरित कर रही थी। रानी दुर्गावती इस बढ़ते खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थी और तुरंत उन्होंने अपनी सेना को नरई नाला, वर्तमान जबलपुर जिला में ले जाने का फैसला किया। यह दुश्मन को अपराजित इलाके में आने देने की एक सामरिक चाल थी। जब आक्रमणकारियों ने घाटी में प्रवेश किया तो रानी दुर्गावती की सेना ने उन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें गोंड सेना का मुखिया फौजदार मारा गया। इस कारण रानी ने स्वयं सेना की कमान संभाली और मुगलों को क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। यह गोंडा के लिए एक बड़ी जीत थी क्योंकि उस समय मुगल सत्ता अपने चरम पर थी। अगले दिन मुगल अपनी सेना और तोपखाने की सहायता के साथ वापस लौट आए। इस युद्ध में रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण भी अपनी मां के साथ लड़ रहे थे। दुर्गावती ने हाथी पर चढ़कर युद्ध किया जिसका नाम सरमन था। लड़ाई में उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन साहसी रानी दुर्गावती ने मुगलों की शक्तिशाली सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान उन्हें 2 तीर लगे, एक उनके कान पर और दूसरा उनकी गर्दन पर।
कहा जाता है कि मुगलों के सामने संख्या में कम और बुरी तरह से घायल रानी दुर्गावती ने दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने या मारे जाने के बजाय खुद को मार डाला था। कई प्रख्यात इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने केवल 40 वर्ष की आयु में अपने शरीर में चाकू घोंप लिया और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान की कहानी को याद करने के लिए 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह विश्वास करना कठिन है कि हमें रानी दुर्गावती और कई अन्य गुमनाम योद्धाओं के नाम लगातार याद दिलाने होंगे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शायद अगर हमारे पास पक्षपाती इतिहासकारों ने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने के बजाय बेहतर काम किया होता, तो अधिक भारतीय ऐसे वीर हिंदू नायकों के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने भारत को बचाने के लिए सदियों तक लड़ाइयाँ लड़ी और जिनके कारण भारत और हिंदू धर्म अभी भी मौजूद है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।